डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आप लोग के अधिक डिमांड के बाद आज हम जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। इस पैटर्न पर आधारित होने के कारण क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे जो जीएस के क्वेश्चन होंगे ये कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है कि जीएस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होंगे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी विषयों को क्या करेंगे, हम बारी बारी से हर एक क्लास में चैप्टर वाइज जो है हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज जो इस वीडियो में हमने जो एक सब्जेक्ट को चुना है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के पोर्शन से वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमने जो सबसे पहला चैप्टर जो लिया है वो है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी किस प्रकार आते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि पहले से भी क्या था कि भारत में भौगोलिक खोज के पहले क्या था कि भारत में यूरोप से व्यापार होता रहा था। तो देखते हैं एक मानचित्र के माध्यम से, ये रहा हमारा रहा भारत। अब क्या है कि भारत जो है, भारत में एक ऐसा जगह था केरल, जहाँ पर क्या है कि मसालों की खेती अधिक होती है। ये मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या होता था कि मसालों का जो व्यापार होता था वो यूरोप के साथ होता था। तो देखते हैं यहाँ पर ये रह गया यूरोप, ठीक है ना। ये क्या है, ये यूरोप हो गया। अब यहाँ से क्या है, स्थल मार्ग के द्वारा, ठीक है, ये स्थल मार्ग के द्वारा यहाँ से मसालों का व्यापार यूरोप के व्यापारी भारत के साथ करते थे। क्या कारण क्या था कि यूरोप में मसालों की खेती नहीं होती थी, ये ठंडे स्थान है, लेकिन यहाँ गर्म मसालों की अति आवश्यकता थी जो उपयोग के लिए, और कहता है क्या, ये जो व्यापारी ले जाते थे अधिक से अधिक मुनाफे कमाने के लिए ये व्यापार करते थे। अब क्या होता है इसके बाद कि व्यापार तो स्थल मार्ग से यहाँ भारत के साथ हो रहा था, लेकिन एक घटना घटती है कि इसके बगल में क्या है कि ये रोमन साम्राज्य है, ठीक है ना। तो रोमन साम्राज्य का जो ये पूर्वी भाग जो था, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसको, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। इसे एक दूसरा नाम भी क्या था, कुस्तुनतुनिया। क्या कहते थे, कुस्तुनतुनिया। लेकिन क्या होता है कि इसके जो बगल में जो सऊदी अरब है, यानी यहाँ के तुर्क के लोग क्या कर दिया, यहाँ पर इस पर जो है ना, ये इस जगह को कब्जा कर लिया, यानी इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तब क्या होता है कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, तो 1453 ईस्वी में तुर्क लोगों ने क्या किया, इस पर कब्जा कर लेता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कुस्तुनतुनिया यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। पूरा का पूरा अधिकार ये तुर्क के हाथों में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ से क्या था कि इसी स्थल मार्ग से यूरोप के व्यापारी सीधा भारत में व्यापार करने जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि जब इस क्षेत्र पर ये तुर्क का जब अधिकार हो जाता है, तब इस मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यानी मना करता है यूरोपीय व्यापारी को कि हम इस मार्ग से व्यापार करने नहीं जाने देंगे। अगर जाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, टैक्स चुकाना होगा। तो क्या होता है कि अधिक से अधिक इससे टैक्स वसूलना चालू कर देता है। जब अधिक से अधिक टैक्स वसूलता है तो यूरोप के व्यापारियों में एक ऐसी विचार उत्पन्न होता है कि क्यों न दूसरा मार्ग खोज लिया जाए, ताकि कहता है कि व्यापार बंद ना हो सके। लेकिन कारण क्या था, ये तो सीधा मार्ग था, बहुत कम दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन क्या है कि जब ये इस घटना के कारण क्या है कि जब यूरोप में के लोगों ने भौगोलिक खोज के लिए क्या है कि जब वहाँ सिलसिला जारी हो गया, होड़ मच गई कि हमें क्या करना है कि भारत को एक दूसरे मार्ग से खोजना है, ठीक है, ताकि वहाँ से व्यापार हमेशा बना रहे। तब इस भौगोलिक खोज की होड़ में क्या होता है कि यूरोप के एक व्यक्ति जो है बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है ना, बार्थोलोमियो डियाज इस समुद्री मार्ग पर चलता है, ठीक है ना। ये समुद्री मार्ग से भौगोलिक खोज के लिए निकला। इसका नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, ये बार्थोलोमियो डियाज। जब ये भौगोलिक खोज के लिए निकलता है
तब क्या होता है कि यहाँ पर जो था ये रह गया अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुँच जाता है। ये 1486 ईस्वी की बात है कि 1486 ईस्वी में जो है ना बार्थोलोमियो डियाज ने कहा गया कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद उसे ऐसा अनुभव होता है कि अब इस जो है ना ये समुद्री मार्ग में ये क्या है कि इसके आगे अब कोई देश नहीं है, इस क्षेत्र में कोई देश नहीं है। ये सूचना जो है क्या होता है कि ये यहाँ से जब वापस लौटता है तो यहाँ अपने देश में दे देता है, बतला देता है कि हमने जो दक्षिणतम बिंदु जो उत्तमाशा अंतरीप, यहाँ पर क्या है कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था, उत्तमाशा अंतरीप, ठीक है ना, उत्तमाशा अंतरीप। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। जब 1486 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप पर जब पहुंचता है तो इसे ऐसा अनुभव हुआ कि अब इसके आगे और इसके नीचे क्या है कि कोई देश नहीं है। जब यहाँ वापस लौटता है तो अपने देश में ये बता देता है कि उसके नीचे या अगल बगल कोई देश नहीं है। तब क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ तो भौगोलिक खोज की होड़ मची हुई थी, तो यहाँ पर सभी देशों से क्या होता है कि यहाँ से वहाँ के राजा के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वहाँ से लोगों को भेजा जाता है। तो एक नाविक क्या होता है कि पुर्तगाल से और एक नाविक क्या है कि स्पेन से। तो स्पेन से जो एक नाविक चलता है उसका नाम क्या है, कोलंबस। क्या नाम है, कोलंबस। स्पेन के जो है कोलंबस क्या करता है कि भारत की खोज के उद्देश्य से क्या है कि समुद्री मार्ग पर निकलता है। लेकिन भारत क्या है, भारत तो यहाँ पूरब साइड में है, जाना चाहिए था पूरब में, लेकिन भूलवश कहाँ चला जाता है, वो पश्चिम की ओर चलाता है। तो पश्चिम की ओर जो जगह उसे मिल जाता है इसका नाम क्या था, अमेरिका। क्या नाम था, अमेरिका। यानी एक नई दुनिया का वो खोज कर देता है। वो बहुत खुश होता है कि हमने तो क्या किया, भारत को खोज कर दिया, लेकिन उसे गलतफहमी थी, वास्तव में वो भारत नहीं था। वो क्या था, ये पश्चिम साइड में चला आया, जाना था पूरब साइड में, लेकिन उसका नाम फिर क्या रख देता है, ये वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज। ये पश्चिम तरफ क्या कह दिया कि हमने भारत को खोज दिया, इस चलते इसका नाम क्या हो गया कि भारत को खोज किया, माने वेस्ट इंडीज, पश्चिम साइड में इंडिया है। इसको हम लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ये 1492 ईस्वी में अमेरिका को कोलंबस ने खोज किया। लेकिन अब पुर्तगाल से भी एक व्यापारी चलता है, ठीक है। इस व्यापारी या नाविक का क्या नाम था, इसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। ये कहाँ पहुँचता है, तो जहाँ बार्थोलोमियो डियाज पहुँचा था उस स्थान पर ये भी पहुँच जाता है, समझे। अब यहाँ जब पहुँचता है 1498 ईस्वी में, कब पहुँचा, 1498 ईस्वी में यहाँ पहुँचा। तो यहाँ क्या करता है कि लोगों से बातचीत के उपरांत पता चलता है कि ये भारत नहीं है। तब ये लोगों से पूछता है कि तो भारत किस दिशा में है। तो जिस समय यहाँ उत्तमाशा अंतरीप पर ये पहुँचा हुआ था उसी समय भारत के गुजरात राज्य का, यहाँ पर क्या है, ये जो गुजरात राज्य है, यहाँ का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद। अब अब्दुल मजीद क्या है कि जब इस समय यहाँ था तो ये वास्को डी गामा से क्या होता है कि अब्दुल मजीद के साथ जब बातचीत होती है कि अब्दुल मजीद पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा बोलता है कि हमें भारत जाना है, भारत किस दिशा में है, और भारत में उसी जगह पर जाना है जहाँ पर मसालों की खेती होती है, जहाँ से मसालों का व्यापार होता रहा है। तो अब्दुल मजीद समझ जाता है कि भारत में तो केरल राज्य ही ऐसा है जहाँ पर मसाला अधिक उत्पादन की जाती है। तो क्या होता है कि अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा चलता है और उसी के दिशा निर्देश में कहाँ पहुँच जाता है, ये भारत के ये पश्चिमी तट पर यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है। ये कालीकट बंदरगाह हो गया। कौन सा तट था, कालीकट बंदरगाह, जहाँ का एक राजा था जमोरिन। राजा का नाम क्या था, जमोरिन, ठीक है ना।
ये जमोरिन जब देखता है कि वास्को डी गामा यहाँ मसाला के व्यापार करने के उद्देश्य से आया है तो ये बहुत खुश होता है और उसको क्या करता है, जोरदार स्वागत करता है। और खुशी इस बात के लिए होती है कि यहाँ मसालों की खेती अत्यधिक होती है और क्या होता है कि ये उपयोग के बाद सारा बर्बाद हो जाता है, तो क्यों न इसके साथ व्यापार किया जाए, ये मसाला को बेच दिया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। तो इस उद्देश्य से क्या होता है कि ये 17 मई 1498 ईस्वी को यहाँ पर क्या होता है कि पुर्तगाल की स्थापना हो जाती है। जब यहाँ से क्या करता है कि मसाला लेकर के वास्को डी गामा जब पुनः वापस अपने देश जाता है, यानी जब यूरोप में जाता है, यूरोपीय बाज़ार में जब उस मसाला को बेचता है तो उससे 60 गुना मुनाफा मिलता है। अब सोच सकते हैं कि जब 60 गुना मुनाफा जब मिलेगा तो क्या वो व्यापारी यहाँ इस जगह को छोड़ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब क्या करता है कि वो पुनः फिर वापस भारत में व्यापार करने के लिए आता है। तो सबसे पहले अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले भारत में कौन सा व्यापारी आया था समुद्री मार्ग से, तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी। दूसरी बार एक व्यापारी कौन आता है जिसका नाम था कैब्राल। ठीक है ना, ये कैब्राल व्यापारी आता है, ये आता है 1500 ईस्वी में। और फिर पुनः ये क्या है कि वास्को डी गामा फिर पुनः आ जाता है। वास्को डी गामा पुनः आता है 1502 ईस्वी में। अब इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि भारत के पश्चिमी तट, ठीक है ना, यानी पश्चिमी तट पर यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी कौन था? तो ये कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि भारत का खोज किसने किया था, तो भारत तो ऐसा नहीं है कि भूला हुआ था। भारत का खोज का मतलब ये हो गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। अगर पूछ दिया जाए कि उत्तमाशा अंतरीप का खोज किसने किया, तो 1486 ईस्वी में किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। अब इसके बाद क्या है कि हमने अभी क्या देखा कि 17 मई 1498 ईस्वी को यहाँ पर जो क्या है कि कालीकट यानी केरल में जो है ये पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा आता है और 1503 ईस्वी में क्या है कि यहाँ पर ये केरल में कोचीन नामक स्थान पर, कौन सा जगह पर? तो कोचीन नामक स्थान पर क्या करता है? ये अपना व्यापारी कोठी बनाता है। ये कब बनाता है? तो 1503 ईस्वी में। ठीक है ना, ये 1503 में कोचीन में क्या कर दिया? व्यापारी कोठी की स्थापना कर दिया। अब जब व्यापारी कोठी की स्थापना कर दिया तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति तो ज़रूर चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ से तो कहता है कि यहाँ तो भारत के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी कोठी किसका है? ये पुर्तगाल का है। तो पुर्तगाल से ही क्या होगा कि वहाँ के राजा के द्वारा, यानी पुर्तगाल का राजा कौन है? द हेनरी नेविगेटर। तो वहाँ के राजा के द्वारा क्या होता है? गवर्नर को इस व्यापारी कोठी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भेजा जाता है। अब क्या होता है कि तो इसमें बारी बारी से क्या है कि जो जो गवर्नर यहाँ आते हैं तो हम उस गवर्नर को देखते हैं कि सबसे पहला जो गवर्नर आता है उस गवर्नर का नाम क्या है? तो पहला जो भारत में जो पुर्तगाल गवर्नर आया उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्या नाम था इसका? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये भारत में कब आता है? तो ये 1505 में आता है, 1509 ईस्वी तक रहता है। अब देखा जाए कि भारत में आने के बाद ये कौन सा कार्य करता है, तो सबसे पहले क्या है कि ये जो भारत में आया और ये जो हिंद महासागर है जिस रास्ते से कहता है कि यहाँ पर भारत का खोज किया गया, ये क्या करता है? इस समुद्री मार्ग पर ये अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है कि अन्य कोई देश से जो कोई भी व्यापारी क्या करेगा? अपना जहाज इस मार्ग से भारत की ओर नहीं ले जा सकता है। ये अपना क्या करता है? हिंद महासागर में ये अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है कि एक नीति अपनाता है। इस नीति का नाम क्या है? इस नीति का नाम है ब्लू
वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति। तो नीले जल की नीति से क्या तात्पर्य है? तो नीले जल की नीति के मतलब ये समुद्री मार्ग में नीति अपनाया गया है, इसके लिए अपनाया गया है। तो इसके लिए क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी देश से, माने पुर्तगाल को छोड़ करके अगर कोई भी देश से कोई व्यापारी अगर अपना जहाज इस मार्ग से भारत की ओर ले जाता है तो बिना परमिशन के नहीं जा सकता। यहाँ पर एक शब्द आता है कॉर्टेज, ठीक है ना, कॉर्टेज। तो बिना कॉर्टेज दिए यानी बिना परमिशन के कोई भी जहाज जो है ना ये भारत की ओर इस मार्ग से नहीं प्रवेश कर सकता है। तो इस नीति को क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरी बात क्या है कि इसमें अगर मान लिया जाए कि कोई भी व्यापारी जो है अपने जहाज़ को लेकर के जाता है बिना परमिशन के, तब क्या होता है कि उस जहाज़ को यहाँ लूट-पाट लिया जाता था, समझे? तो इसे क्या कहते थे? इसको लूट-पाट की नीति भी बोलते थे, लूट-पाट की नीति, समझे? यानी बिना परमिशन के अगर कोई जहाज़ जा रहा है तो उसको लूट-पाट लिया जाता था। तो यही क्वेश्चन रहता है कि हिंद महासागर में जो कहता है कि लूट-पाट की नीति जो थी वो किस देश से संबंधित था? तो ये किस देश के था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है ये कहाँ के था? पुर्तगाल के था। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो आने वाला था वो किस नंबर पर था? ये सबसे पहला था, यानी भारत में आने वाले सबसे पहला गवर्नर, सबसे पहला गवर्नर। अब इसके बाद जो है जो दूसरा गवर्नर जो आता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ना उसका नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्बुकर्क, ठीक है। ये कब से कब तक रहता है? तो 1509 से 1529 तक रहता है, ठीक है। 1509 से 1529 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने कहता है कि जब भारत में आया तो कौन कौन सा काम किया? तो सबसे पहले क्या किया कि ये कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है ना। ये कोचीन को क्या किया? कोचीन को मुख्यालय बनाया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करता है कि 1509 में ये भारत आता है और ठीक एक साल बाद यानी 1510 में क्या करता है, यहाँ पर जो गोवा है, ठीक है ना, ये क्या है? गोवा। तो गोवा के यहाँ जो शासक है यूसुफ आदिल शाह, ठीक है ना, ये क्या नाम है इसका? यूसुफ आदिल शाह। इस शासक से क्या करता है कि गोवा को छीन लेता है, यानी गोवा पर अपना अधिकार जमा लेता है। ये कब? ये 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी पहला काम क्या किया कि कोचीन को मुख्यालय बना लिया। फिर 1510 में क्या करता है कि गोवा को यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है? उसे छीन लेता है, ठीक है ना। यानी 1510 में गोवा पर अपना अधिकार कर लेता है। इतना ही नहीं किया, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1510 में क्या करता है? गोवा पर अधिकार कर लेता है, अधिकार जमा लेता है, ठीक है ना, जमा लेता है, यानी आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। तीसरा काम क्या करता है कि अल्बुकर्क जो आया यहाँ विवाह की नीति अपनाया था, ठीक है। ये क्या किया था? विवाह की नीति अपनाया था। विवाह की नीति का मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसका कहना था कि अगर कोई भी पुर्तगाल हो तो वो भारत की नारी से क्या करता है कि अगर विवाह कर लेता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर उसका विवाह हो जाएगा तो उसे यहाँ मान सम्मान मिलेगा, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई वाद विवाद नहीं होगा और यहाँ व्यापार जो है ना, व्यापार सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा। ये विवाह की नीति अपनाया था अल्बुकर्क ने। तो इतना काम करने के बाद क्या है कि इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया, यानी भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है, ठीक है। इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक कहलाया कि भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। अब इसके बाद तीसरा जो गवर्नर आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा, ठीक है। ये कब से कब तक रहता है? तो 1529 से लेकर के 1538 तक रहता है, ठीक है ना।
1538 ईस्वी तक रहता है। अब इसके बाद क्या है कि जब ये 1529 ईस्वी में जब ये कहता है कि भारत में आता है, तो एक साल के बाद क्या है 1530 ईस्वी में आने के बाद क्या करता है, तुरंत यहाँ 1530 में ये अपना मुख्यालय गोवा को बना लेता है। यानी पहले से अल्बुकर्क जो मुख्यालय कहाँ बनाया था, कोचीन को, लेकिन जब यहाँ ये आता है कोचीन में तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ चला जाता है, इसको ये अपना मुख्यालय बना लेता है 1530 में। बस इतना ही काम केवल नहीं करता है, इसका नज़र क्या है, ये गुजरात की तरफ है, ठीक है ना। तो गुजरात में एक जगह है बेसिन, एक जगह है क्या, दमन। तो बेसिन में एक जगह, बेसिन का राजा जो है इसका नाम है बाज बहादुर। बाज बहादुर अब क्या करता है, नीनो डी कुन्हा जो है ये क्या करता है कि ये बेसिन पर और दमन पर, बेसिन पर क्या करता है कि 1534 ईस्वी में अधिकार जमा लेता है, और दमन पर क्या करता है, यहाँ दमन है तो दमन पर भी अधिकार जमा लेता है, कितना, 1535 ईस्वी में। इसका ये लक्ष्य होता है कि कोई भी अगर कहता है कि कोई भी व्यापारी अगर जहाज़ लेकर के आएगा ये पश्चिमी तट पर, तो ये पूरा जो है पश्चिमी तट ना, उस पर केवल मेरा अधिकार होगा। आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि मुझे टैक्स देगा, ठीक है ना। इस उद्देश्य से क्या करता है, इस क्षेत्रों को ये अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसके बाद क्या देखा गया कि जब दमन पर और जब कहता है कि यहाँ बेसिन पर ये नीनो डी कुन्हा जब अधिकार जमाया तो बाज बहादुर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। क्रोधित होने के बावजूद भी क्या है कि नीनो डी कुन्हा से ये समझौता करना चाहा, तो समझौता करने के उपरांत क्या है कि नीनो डी कुन्हा जो है ना, ये अपने जहाज़ पर ही उसे समझौता करने के लिए बुलाया था। और जहाज़ पर जब कहता है कि बाज बहादुर आता है, नीनो डी कुन्हा, दोनों में जब कहता है कि समझौता होते रहता है, तो उसी समय वाद विवाद बहसा बहसी चालू। इसमें क्या होता है कि बाज बहादुर को ये नीनो डी कुन्हा जो है ना, वो धक्के देकर करता है, उसे समुद्र में गिरा देता है, जिससे क्या होता है कि बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है और नीनो डी कुन्हा जो है इस क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में आने वाले जो था वो पुर्तगाली गवर्नर 3 थे। कौन कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा ने इतने काम किया कि गोवा को क्या किया कि गोवा को यहाँ पर 1530 ईस्वी में ये गोवा को मुख्यालय बनाता है, गोवा का मुख्यालय बनाता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ भारत में आने वाले जो 3 पुर्तगाली गवर्नर थे, जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना। तो इसे क्या करना है, इस तीनों से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इसमें कह दिया कि ब्लू वाटर की नीति किसने अपनाई, लूटपाट की नीति किसने अपनाई, सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। इसमें क्या है कि अल्बुकर्क जो है, इससे संबंधित क्या है कि सबसे वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था, पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था। कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया था, तो अल्बुकर्क। विवाह की नीति किसने अपनाई थी, अल्बुकर्क। 1510 में जो है कि गोवा को आदिल शाह से जो छीन लिया था वो कौन था, तो वो अल्बुकर्क था। नीनो डी कुन्हा से क्या है कि गोवा को मुख्यालय किसने बनाया, तो नीनो डी कुन्हा ने। इसके बाद क्या होता है कि तीनों जो ये है ना, इसका सीरियल नंबर से नहीं याद रहता है। तो इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्मीडा यानी अम्मी, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है कि अल्बुकर्क यानी अब्बू, ठीक है ना, ये क्या हो गया, अब्बू। नीनो डी कुन्हा, कुन्हा यानी मुन्ना, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मुन्ना। यानी सबसे पहले कौन आए, अम्मी यानी अल्मीडा। दूसरी बार कौन आया, अब्बू यानी अल्बुकर्क। तीसरी बार कौन आया, मुन्ना यानी नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि हम इसे याद कर सकते हैं इस प्रकार। अब क्या होगा कि जब पुर्तगाल भारत में आया तो पुर्तगालियों का कुछ देन रहा है भारत के लिए। वो क्या है कि 1556 ईस्वी में, ठीक है ना, यहाँ पर देन देखिए क्या है कि देन क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है ना वो भारत में किसके द्वारा की जाती है, तो ये पुर्तगाल के द्वारा की जाती है। कहाँ, तो 1556 ईस्वी में गोवा में, ठीक है ना।
ये याद रखना है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाल के द्वारा ये जो है ना 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो आलू की खेती है, अनानास की खेती है, मक्का की खेती है, मूंगफली की खेती है, ये जो खेती है ना, ये किसका देन है? ये जो है ये पुर्तगालियों का देन है। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि पुर्तगाल के बारे में हमने जाना कि पुर्तगाली यात्री भारत में किस प्रकार आए और किस प्रकार अपने व्यापारी कोठी की स्थापना की और शासन स्थापित किया। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, हम लोग अगले यूरोपीय देश के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।